हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी सर पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है आनुवांशिकता। क्या है? आनुवांशिकता। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। प्यारे बच्चों, आनुवांशिकता को जानने से पहले हम आपको तीन ऐसे शब्द हैं इससे संबंधित वो बताएंगे। जैसा कि पहला एक शब्द आता है आनुवांशिकी और दूसरा शब्द है आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण। और तीसरा आता है जिसे हम लोग आनुवांशिकता की बात कहते हैं। प्यारे बच्चों, आनुवांशिकी है क्या? पहले हम जानेंगे आनुवांशिकी क्या है, किसे कहते हैं आनुवांशिकी। तो माय डियर स्टूडेंट, आनुवांशिकी एक प्रकार की शाखा है। क्या है? शाखा है। और इसकी एक परिभाषा आप लोग बना सकते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत हम समानताओं तथा असमानताओं एवं वंशागति लक्षणों का अध्ययन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आनुवांशिकी वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम समानताओं तथा असमानताओं एवं वंशागति लक्षणों का अध्ययन करते हैं और उसी अध्ययन करने की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। अब हम ये जानते हैं कि आनुवांशिकी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पूछ लेता क्वेश्चन में। तो आनुवांशिकी शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैटसन। क्या नाम था? बैटसन। इन्होंने जो बैटसन थे, इन्होंने 1905 में सर्वप्रथम यह शब्द का यूज किया था, प्रयोग किया था। और उन्होंने बताया था कि एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम समानताओं, असमानताओं तथा जीवों के वंशागति का अध्ययन करते हैं और ऐसे ही शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं आनुवांशिक लक्षण क्या है। तो आनुवांशिक वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से प्राप्त होकर उनकी संतानों में चले जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाले लक्षणों को, स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और अनुवांशिकता एक प्रकार की क्रिया है कि मतलब आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर होकर उनके माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में चले जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। चले जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। और जो लक्षण जाएं या ट्रांसफर हो या स्थानांतरित हो, वही लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आपको लिए चलते हैं आनुवांशिकता के बारे में जानते हैं। आनुवांशिकता है क्या? माय डियर स्टूडेंट, आनुवांशिकता के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ हेरिडिटी,
अर्थात जो ये आनुवंशिकता के जनक हैं, उन जनक का नाम क्या है? अर्थात जनक का मतलब होता है खोज करने वाला। तो उनका नाम था, प्यारे बच्चों, नाम था उनका सर ग्रेगर जॉन मेंडल। हम सभी लोग मेंडल मेंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये जो मेंडल जी थे, ये मेंडल जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो मेंडल जी थे, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में एक शहर था जिसका नाम था ब्रून, ब्रून शहर। और उसी ब्रून शहर में एक छोटा सा गांव था। उसी छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में, ब्रून शहर में। ब्रून शहर का एक छोटा सा गांव। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मेंडल जी का जन्म कब हुआ? तो सन दिया हो तो बता देंगे कि 1822 में। यदि बाय डेट पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ब्रून नामक शहर में एक छोटा सा गांव था, वहीं मेंडल जी का जन्म हुआ था। और वो ब्रून शहर ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। और एक जानकारी दे दूं आप लोगों को, ये वही ऑस्ट्रिया देश है, ये वही कंट्री है जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। छोटा सा देश था और इसमें कोई एक राजकुमार था। उसी राजकुमार के कोई ऐसा मैटर था, बताया जा रहा है कि जिसके कारण, और छोटा सा देश पूरे दुनिया को ही आगे रख दिया। तो अब आप समझ सकते हैं, कहते हैं ना कि देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, समझ रहे हैं? तो मेंडल जी जो थे, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में होता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये जो मेंडल जी के बारे में और जानकारी लेते हैं कि मेंडल जी जब जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई पूरी किए। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में एक समय आता है 1847 का। कब का? 1847 का। लेकिन हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? ठीक इसी के 100 साल बाद, मतलब कि 1947 को। मतलब जानकारी दे रहे हैं, याद कर लीजिए, थोड़ा नॉलेज रखिएगा। तो 1847 को इनको क्या किया गया? एक उसी ब्रून शहर में, उसी ब्रून शहर में एक चर्च था, चर्च। और उसी चर्च का इन्हें क्या बना दिया गया था? पादरी। आई होप पादरी शब्द आपको पता ही होगा, नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं, ठीक उसी प्रकार चर्च में पादरी होते हैं। अर्थात जो चर्च की देखभाल करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। और ये जो 1847 में इनको उसी चर्च का पादरी बना दिया गया कि लीजिए भैया, अब आप इस चर्च की देखभाल तुम्हें करिए। तो उसी चर्च में एक बगीचा था और उसी बगीचे में एक मटर का पौधा था, मटर का पौधा था। तो इन्होंने क्या किया कि उसी मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया और प्रयोग करके कुछ सिद्धांत निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले। और उन निष्कर्षों को निकालकर इन्होंने अपने उसी ब्रून शहर के एक सभा थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उस सभा का क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री
सोसाइटी। इसी सभा में उन्होंने अपने जो मटर के पौधे से लक्षण प्राप्त हुए थे उन्हीं इस सभा में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, तो मटर के पौधे पर। वो मटर का पौधा कैसा था, वो गार्डन की थी अर्थात बगीचे की मटर थी और उस मटर के पौधे से इन्होंने 7 लक्षण प्राप्त किए थे। कितने लक्षण प्राप्त किए थे? 7 लक्षण। कभी पूछ लेता है कि वो 7 लक्षण क्या थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वो 7 लक्षण क्या थे। तो पहला लक्षण था किसी भी पौधे की लंबाई, किसी भी पौधे की लंबाई पहला लक्षण था। और दूसरा लक्षण इन्होंने खोजा था उसी में पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। और तीसरा लक्षण इन्होंने प्राप्त किया था उसी में से पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। और चौथा लक्षण था फली की आकृति। पांचवा लक्षण इन्होंने प्राप्त किया था बीज का रंग, बीज पत्र का रंग। और छठवां लक्षण जो था इनका, छठा लक्षण प्राप्त किया था बीज की आकृति, बीज की आकृति। और जो सातवां लक्षण था वो लक्षण था कि फली की आकृति। सातवां कौन सा था? फली की आकृति तो हो गया। पुष्प की स्थिति, लंबाई और पुष्प का रंग, बीज पत्र का रंग और बीज पत्र की आकृति, बीज का रंग और एक था बीज का रंग, एक था बीज पत्र की आकृति। आकृति का मतलब कि पौधा लंबा है या झुर्रीदार है। आकृति का मतलब क्या था कि पौधा लंबा है कि झुर्रीदार है। और एक लक्षण और था फली का रंग। क्या था? सातवां लक्षण था फली का रंग। माय डियर स्टूडेंट, कभी पूछ भी सकता है कि जो मेंडल जी थे उन्होंने जिस मटर पर प्रयोग किया था उस मटर के कितने लक्षण प्राप्त किए थे। तो माय डियर स्टूडेंट आप बताइएगा, टोटल 7 लक्षण प्राप्त किए थे। यदि पूछे वो लक्षण कौन कौन से थे तो वो लक्षण बता सकते हैं कि पहला लक्षण था पादप की लंबाई, दूसरा था पुष्प की स्थिति कि वो पुष्प किस स्थिति में है, तीसरा लक्षण था पुष्प का रंग, चौथा लक्षण था फली की आकृति और पांचवा जो लक्षण प्राप्त किया था वो था बीज पत्र का रंग और जो छठा लक्षण था बीज की आकृति। आकृति का मतलब कि बीज लंबा है कि झुर्रीदार है ऐसे। और जो सातवां और लास्ट लक्षण था उसका नाम था फली का रंग। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो 7 लक्षण थे मेंडल जी ने उस मटर के पौधे से प्राप्त किए थे। और प्राप्त करने के बाद जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि ये लक्षण प्राप्त करने के बाद ब्रून शहर की एक सभा थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एक सभा थी ब्रून शहर में जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और इसी सभा में अपने इन्हीं 7 लक्षणों को ले जाकर के प्रस्तुत किया और
बताया और 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इनका एक नाम दिया गया। जो नाम दिया गया वो नाम थे पादप संकरण के, मतलब वो नाम था पादप संकरण। पादप संकरण मतलब कि 8 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सन वही लगभग क्या एग्जैक्टली है 1865 में इन्होंने नाम दिया पादप संकरण। और पादप संकरण नाम देने के पश्चात 1884 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इसके बाद मेंडल के 3 नियम जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। वो जो 3 नियम थे मेंडल जी ने दिए थे, पहला नियम था प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो नियम था उसका नाम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप लोग भी उब रहे होंगे। तो आइए आज हमने मेंडल के नियमों तक ही चर्चा किया है और आगे हम आपको इन्हीं मेंडल के जो 3 नियम दिए गए हैं, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके बारे में विस्तार से हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। और आप लोग वीडियो देखने के बाद स्किप कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। तो इससे थोड़ा हमारा भी मनोबल टूट जाता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे यदि चाहते हैं आप लोग कि हम मेंडल के तीनों नियमों का अच्छे से एक्सप्लेन करके इसी प्रकार आप लोगों तक पहुंचाएं, तो प्लीज मेरे चैनल एसपी बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपको जिस टॉपिक वीडियो चाहिए उस टॉपिक को हमें सेंड करिए और हम आपकी उस टॉपिक के बारे में जिक्र जरूर करेंगे और जहां तक कोशिश होगा पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।